चलिए आज के इस वीडियो में एनटीएस जो कि नीट टेस्ट सीरीज चल रहा है लोकस एकेडमी में, उसके टेस्ट नंबर 12 जिसमें केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी के क्वेश्चंस थे, उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। सेम टेस्ट रिपीटर्स के बैच में भी हुए थे, मतलब जो रिपीटर्स के टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी। तो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप सीख जाएंगे, या फिर अगर आप केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी के अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब भी आप वीडियो के थ्रू जा सकते हैं। जहां पर डाउट है तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है अपने से, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि बताइए रेट कांस्टेंट क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमसे रेट कांस्टेंट पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, पहले तो हम एक जो गिवन टेबल होता है उसकी मदद से हम निकाल लेते हैं ऑर्डर। तो कैसे रेट लॉ लिख लेते हैं। रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। अब हमें करना क्या है, बस ये देखें कहाँ पर ए कांस्टेंट है, कहाँ पर बी कांस्टेंट है। तो अगर हम ये देखें सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट, तो इसमें साफ साफ बी कांस्टेंट है। ए को कितने टाइम्स किया है कैसे पता चलेगा, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल कर दीजिए, या ध्यान से देखिए कि ए को उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 का हो गया 10 और 10 को लिख दिया 1 × 10⁻³ मतलब ए को किया है डबल सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, और बी को कांस्टेंट रखा है। तो रेट कितने टाइम्स हुआ है, ध्यान से देखिए 4 से 16, अगर हम वो पावर मैच कराएं वो 10⁻³ इसे भी 10⁻³ तो 4 4 हुआ है, मतलब 4 टाइम्स हो गया रेट। मतलब x कितना आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स। अब हमें देखना चाहिए कहाँ पर a कांस्टेंट है, लेकिन a तो कहीं कांस्टेंट है ही नहीं। तो हमें क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है, बोलते हैं नहीं। हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट उठा लेना चाहिए। जैसे हम उठा लेते हैं फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए। ए को क्या किया है डबल, तो चलिए डबल कर दिया। पावर में उसके ऑर्डर तो हमने निकाल ही लिया है, तो x की वैल्यू 2 डाल देंगे। और बी को क्या किया है, वो भी डबल किया है, तो 2 टू द पावर y डाल देते हैं। रेट कितने टाइम्स हुआ है, 5 × 10⁻⁴ से 4 × 10⁻³ मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 से 4 मतलब 5 8 हुआ है, 5 8 40 होता है, 40 का 0 वहाँ चला गया, 10⁻⁴ का 10⁻³ हो गया। तो रेट हुआ है 8 टाइम्स। तो ध्यान से देखिए ये आ जाएंगी, y की वैल्यू फिर 1 आ जाएगा, ये 4 × 2 होना चाहिए, तो y की वैल्यू 1 मतलब ऑर्डर निकल आया। अब आपको क्या करना है, अब आपका रेट बन गया, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर आ गया 2 और कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर आ गया 1। अब आप क्या करें, इसमें कोई भी एक एक्सपेरिमेंटल डेटा उठा के डाल दें। जैसे अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा डाल दें इसमें 2, तो आपको रेट पता है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट डाल दीजिए। रेट कितना है अपने पास, रेट हम डाल सकते हैं, रेट फटाफट डाल दीजिए। रेट की वैल्यू सेकेंड एक्सपेरिमेंट में है 4 × एक सेकेंड हाँ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास रेट की वैल्यू है वो डाल दीजिए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है 4 × 10⁻³ इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट आपको बताना ही है। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 5 × 10⁻⁴ और इसका करेंगे आप स्क्वायर, क्योंकि बी का ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है सेकेंड, और बी की पावर में हम डालेंगे 1 6 × 10⁻⁵ बस। ये एक्सपेरिमेंट में अब जाइए के की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आपका के आएगा वही बन जाएगा आपका आंसर। तो जो इसका फाइनली सॉल्व करने पे आंसर आता है वो आता है 2.67 × 10⁸। आंसर क्या बन जाएगा, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 52। ये तो अपने पास एक आसान क्वेश्चन है। क्या जानना चाहता है अपने से, हमसे बोल रहा है कि बताइए रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, मतलब डिसअपियरेंस ऑफ बी का मतलब है -dB/dt, और क्या चाहता है टू दैट ऑफ अपियरेंस ऑफ डी, मतलब dd/dt चाहता है आपसे। तो आप जाइए इनको रिलेट कर लीजिए, b और d को रिलेट करेंगे तो आएगा हाफ ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b, इसको लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स ऑफ अपियरेंस ऑफ d। तो आपको b का डिसअपियरेंस और d का अपियरेंस उसका रेशियो निकालना चाहेंगे तो ये 3 वाला फैक्टर इधर ही रखिए, 2 इधर चले जाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 कहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन में, पहले b फिर d, तो b डिवाइडेड बाई d लेकर आएंगे तो 2 ऊपर चले जाएंगे 2/3। चलिए इसका आंसर आ जाएगा फिर अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ये भी एक अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जब भी क्वेश्चन मास में दिए हों तो क्वेश्चन गलत होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया है,
मतलब हमें दिया गया है DNO2/dt। ध्यान से देखते रहेंगे तभी अपना क्वेश्चन समझ में आएगा। ये लिखा है 92 ग्राम पर मिनट। ध्यान रखिए क्वेश्चन में कभी भी हमारे पास अगर मास में रेट दिया हो तो क्वेश्चन में उतनी दिक्कत नहीं है, बस हम इस मास को दूसरे मास से रिलेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट मोल में रिलेट कर सकते हैं, मास में नहीं रिलेट कर सकते। रिएक्शन हमेशा मोल में लिखा रहता है। हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 बता दीजिए, लेकिन पहले तो इसको हम बदलेंगे मोल में। तो मास 92 ग्राम है और NO2 का मोलर मास आप निकालिए तो 46 बन जाएगा, तो इतना मोल पर मिनट आ जाएगा। ये मतलब इसको बदलेंगे तो ये 2 मोल पर मिनट आ गया। अब O2 और NO2 को रिलेट कर लो तो जो O2 का डिसअपियरेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 के। NO2 का अपीयरेंस कितना है अपने पास, वो दिया है 2, तो 2 कैंसिल आ जाएगा, आएगा 1 मोल पर मिनट। अब मोल में तो ऑप्शन पक्का नहीं लिखा है, हमें लिखा है ग्राम पर मिनट में। ग्राम पर मिनट में कैसे आएगा, अब मोल को मास में बदल दीजिए। 1 मोल का मास क्या होगा O2 का, मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 32, तो आ जाएगा 32 ग्राम पर मिनट। तो आंसर बन जाएगा सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जीरो ऑर्डर के ऊपर, या ध्यान से देखें कौन सा ऑर्डर है, तो इसको देखते हैं ध्यान से। क्या लिखा है अपने पास, रेट कांस्टेंट दिया गया है। रेट कांस्टेंट कितना है 10⁻³ मोलर पर मिनट। ये रेट कांस्टेंट क्या बताता है, जीरो ऑर्डर है, मोल पर लीटर पर मिनट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, मतलब C0 दिया है, फॉर्मूले जो हम लोग लगाते हैं। क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 50 मिनट। तो आप निकाल लीजिए C0 - C इक्वल्स टू KT। ये जो C0 - C होता है वो उसका मतलब कितना चला गया, मतलब इनिशियली जो रिएक्टेंट है वो है C0 और फाइनली जो बचा है वो C, यही होता है हमारे पास। तो C0 - C का मतलब क्या है, कितना चला गया, जाने वाला अमाउंट। तो आइए KT निकाल लीजिए। तो K कितना है 10⁻³ ध्यान रखिएगा मिनट, और मिनट में ही पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 50। तो ये आ जाएगा 1000 से डिवाइड करना है तो ये बन जाएगा 0.05, ये बनेगा अपने पास। ध्यान से देखिएगा 0.05 ये आ जाएगा C0 - C। इसका मतलब होता है इतना अमाउंट गया, B में जा रहा है इतना। लेकिन अगर ये 1 जाएगा, अगर ये x जाता तो B कितना बनेगा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 3 है तो 3x बनेगा। इसलिए ये जब गया होगा 0.05 तो B कितना बना होगा, तो बोलेंगे B का जो कंसंट्रेशन हमें 50 मिनट के बाद मिलेगा वो 0.05 × 3, मतलब ये आ जाएगा 0.15, मतलब ये आंसर बनेगा B आफ्टर 50 मिनट। अगर हमने यहाँ से C निकालने की कोशिश की C0 का यूज़ करके, तो हमें ये पता चलेगा कि इनिशियली A कितना है, लेकिन उसने A पूछा ही नहीं है। जब भी A ना पूछे, प्रोडक्ट पूछे, तो डायरेक्ट आप C0 - C की वैल्यू देख लीजिए और वहाँ से पता चल जाएगा कितना जा रहा है। अगर कोफिशिएंट 1 होता तो इतना ही बनता, 3 है कोफिशिएंट तो इसका ट्रिपल बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर बन जाएंगे बी पार्ट। डाउट जब भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, आप फटाफट चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। 55 नंबर, ये तो एक इजी क्वेश्चन में माने जाते हैं, तो करते हैं इनको। आप इन सबको रिलेट कर लीजिए तो आ जाएगा हाफ NO2 का डिसअपियरेंस, आप उसकी जगह पर डाल सकते हैं K1 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ऐसे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। 1/4 टाइम्स ऑफ NO2 के लिए लिख दीजिए। NO2 का जो हमारे पास अपीयरेंस दिया है वो लिखा है K2 × कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ना, और O2 के लिए लिखेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 1 × DO2/dt, वो लिखा है K3 × N2O5, K3 × कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। आप देखिए N2O5 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 कैंसिल हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बन जाएगा 2K1 = K2 = 4K3। ये रिलेशन देख लीजिए, तो 2K1 K2 4K3 मतलब बी पार्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी फाइनल सॉल्व करते समय, आंसर देते समय थोड़ा दिक्कत हो जाती है, या शायद मैं गलती से इधर उधर ठीक कर देता हूँ, तो देख लेना, फाइनली बी पार्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 56 नंबर में, तो ये क्वेश्चन तो हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। हमसे बस ये पूछ रहा है कि ये बता दीजिए, जो हाफ लाइफ है हमारे पास, हाफ लाइफ डबल्स ऑन डबलिंग इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब किस ऑर्डर का डेटा है ये, जीरो ऑर्डर, क्योंकि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीरो ऑर्डर में, ये ध्यान रखना पड़ता है। और हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ बदले ना मतलब फर्स्ट ऑर्डर। तो पहला तो जीरो ऑर्डर का होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर तो बोला है फर्स्ट, मतलब पहला फॉल्स है। दूसरे में बोला है हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, तो
तो ये डेटा भी गलत है, 0 नहीं फर्स्ट होना चाहिए। तो बोथ आर फॉल्स मीन्स आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल जीरो ऑर्डर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूले आते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूले क्या निकल के आते हैं हाफ लाइफ के, वो आते हैं C0/2 के, और जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकल के आते हैं वो आपको पता है 0.693/k, या इसी को लोग लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई k log 2 करके, या इसी को लोग याद रख सकते हैं ln 2/k करके। तीनों ही डेटा हमें मदद करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता है और ये जीरो ऑर्डर के लिए, दोनों हमें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 पूछ रहा है x और y की वैल्यू बता दीजिए अगर हमारे पास ऑर्डर जो है वो है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में आप फटाफट 3/4 लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए 3/4 ऑफ C0/k इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ, हाफ लाइफ लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए हाफ टाइम्स ऑफ C0/k। जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है कि जो भी पूछा जा रहा है C0/k के सामने मल्टीप्लाई कर दो तो वो डायरेक्ट उसका टाइम निकल आता है। तो आप x बता सकते हैं, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, x शुड बी 3/2। चलिए अच्छा y ढूंढते हैं, तो वहाँ पर है 3/4 इक्वल्स टू y इंटू 1/4, वो C0/k कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब आंसर बन जाएगा हमारे पास बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन थे ये। 57 नंबर के बाद 58 क्या है अपने पास, दो रिएक्शंस लिखी गई हैं और हमसे एक सिंपल सा डेटा चाहता है कि ये K1 रेट कांस्टेंट से जा रहा है, ये K2 से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। K1 K2 का रेशियो हमसे जानना चाहता है। 90% A रिएक्शन करना चाहिए T टाइम में और 99% B करना चाहिए 4T में। तो अब लगा देंगे 90% कंप्लीट करने के टाइम को T दे रहा है नाम 2.303 फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिवाइडेड बाई K1 लॉग ऑफ 90% कंप्लीट करेगा तो कितना परसेंट बचेगा 10। दूसरे वाले में जो 99% कंप्लीट करने का टाइम है वो बोल रहा है 4T है इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई दूसरे का रेट कांस्टेंट K2 लॉग ऑफ 99% कंप्लीट करेगा तो कितना परसेंट बच रहा होगा 1। अब आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/4 इक्वल्स टू 2.303 कैंसिल हो जाएगा, K2/K1 बचेगा तो K2/K1 इंटू और log 10 1 हो जाएंगे, log 100 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं तो K2/K1 आ जाएगा 1/2, मतलब जो K1/K2 होगा वो हो जाएगा 2:1। 2:1 का मतलब है आंसर बन जाएगा हमारे पास 2:1 A पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला पुटिंग और कुछ नहीं, जस्ट वैल्यूज आपको फार्मूले में रख देनी चाहिए। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दिया जाए। फर्स्ट ऑर्डर है 99% का रिश्ता। ये मैं एक बहुत प्यारी सी चीज़ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो अगर याद रख लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। कैसे सुनेंगे, 50%, ये ऐसे 99% कंप्लीट करने का टाइम लिखना हो तो इसमें कितने 9 आ रहे हैं 2, तो लिखो 20/3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ या 50% सेम बात है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जादू चलता है। अगर 99.9% कंप्लीट करने का टाइम लिखना है तो वो होता है 30/3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। अगर आप लिखेंगे 99.99% कंप्लीट करने का टाइम तो वो आएगा, इसमें कितने 9 हैं 4, तो ये आएगा 40/3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। समझ रहे हैं, बड़ी मदद मिलता है। अगर वो पूछता नहीं ये बताओ 99.999% कंप्लीट करने का टाइम, तो ये आ जाता है कितने 9 है इधर 5, तो आता 50/3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। ऐसा नहीं कि ये मैंने कोई बहुत डेंजरस सी चीज़ लिखी है, आप जस्ट फॉर्मूला लगा करके दोनों तरफ x की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि ये जो फर्स्ट ऑर्डर है वो तो कभी 100% कंप्लीट नहीं होता, तो उसमें ऐसे टाइम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप चाहें तो ऐसे टाइम को डेटा शीट में याद रख सकते हैं। तो अगर हाफ लाइफ को रिलेट करके निकालोगे तो हमसे जानना चाहता है विच वन इज करेक्ट रिलेशन। तो आप अगर ध्यान रखें कि जो ये वाला डेटा है 99.9% वो है 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, वहाँ 10 है तो इधर आ जाएगा 1/10। 50% कंप्लीट करने का टाइम 1/10 टाइम्स हो जाएगा 99 का, लास्ट ऑप्शन बनेगा करेक्ट। और जो डेटा लिखा है 99.99 है ना इस तरफ 99.99, तो ये वाला डेटा सीट उठाना चाहिए था, तो जो यहाँ पे हाफ लाइफ आएगा वो 1/10 करके आ जाएगा, तो हाफ लाइफ 1/10 टाइम्स ऑफ 99.9% कंप्लीशन के लिए, तो लास्ट आंसर बन जाना चाहिए अपने पास। नेक्स्ट चलते हैं 59 के बाद 60 नंबर। 60 नंबर देख लीजिए, हमसे बोल रहा है, अब फटाफट इसमें आपको ऑर्डर निकालने यूज़ करेंगे हम लोग टेबल को। क्या बोला जाए, हम कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ कांस्टेंट मिल जाए, जैसे b कांस्टेंट है,
ए को किया है 4 टाइम्स, यहाँ पर देखिए ये भी हुआ है 4 टाइम्स, 6 4 जा 24 करके बनता है, पॉइंट हटाइए तो देखिए 10 की पावर -3 10 पावर -3 वो सेम है। मतलब ए को 4 टाइम्स किया है 0.1 से 0.4, तो रेट भी 4 टाइम्स हुआ है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होना चाहिए 1। और अगर आप देखेंगे बी को, जब ए कांस्टेंट किया है, बी को किया डबल, तो रेट ध्यान से देखिए जब हम इसको 0.2 से 0.4 करते हैं बी को, तो रेट कितने टाइम्स होता है 7 से 28 जैसा, मतलब 7 4 जा, मतलब जब हम बी को करते हैं डबल तो रेट 4 टाइम्स होता है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होना चाहिए 2, तो बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए शुड बी फर्स्ट, ए शुड बी फर्स्ट, बी शुड बी सेकंड, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा है। बोल रहा है एलिमेंट्री है मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट, बोले ठीक है भाई हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट, देन इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विल बी रिड्यूस टू 10%। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, विल बी रिड्यूस टू 10%, मतलब अगर पहले C0 है तो फाइनल जो होगा वो 10% ऑफ C0, ये लिखना पड़ेगा। अब जाके लगा दीजिए टाइम, यही पूछ रहा है इन व्हाट टाइम पीरियड। अच्छा हाफ लाइफ दिया है, तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको पता ही है 0.693 बाई के, तो यहाँ से के निकाल सकते हो, तो के आ जाएगा 0.693 बाई 10। इसको अभी सॉल्व नहीं करते, ऐसे रख लेते, तो टाइम आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू ये डालोगे, और ध्यान रखना इसको लिख सकते हैं 2.303 log 2 जैसा भी, और डिवाइडेड बाई हमारे पास ये 10 इंटू लॉग ऑफ C0 लिखोगे C0, और फाइनली लिखोगे C0 बाई 10, तो पता है ये C0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, log 10 1 बनते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, 10 बाई 0.3, तो 10 बाई 0.3 मतलब ये बन जाएगा 100 बाई 3, मतलब 33.33 करके होना चाहिए, जो कि क्लोज टू बी ऑप्शन बन जाएगा। एक अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज भी ठीक दिया है और एलिमेंट्री रिएक्शन का भी यूज कर लिया, और फिर वहां से हाफ लाइफ का रिश्ता और टाइम ठीक ठाक क्वेश्चन है अपने नीट के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62। बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हैज रेट कांस्टेंट 1.5 इंटू 10 की पावर -3। ध्यान से देखिएगा, रेट कांस्टेंट का जो डेटा सीट है वो हमारे पास ऐसे है, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस वहाँ है, और 10 पावर ये 3 वाला पार्ट इधर है। कुछ लोग गधों जैसा काम करते हैं, तो उनको वो डेटा सीट, उनको ये नहीं कि ये डेटा वहाँ से यहाँ लेकर चले आए। ध्यान से देख लीजिए, अच्छा के की वैल्यू ये आ जाएगी अपने पास। क्या बोला है, रेट कांस्टेंट दिया है, ठीक है। अब क्या चाहता है, हाउ लॉन्ग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 15 ग्राम से 3 ग्राम होने में, तो आप डायरेक्ट टाइम लगा दीजिए, 2.303 डिवाइडेड बाई के 1.5 इंटू 10 पावर -3 लॉग ऑफ C0 बाई सी। C0 है 15 और C है 3, बस इसी को रख के सॉल्व कर लीजिए। टाइम एक बार देख लीजिए, यहाँ सेकंड में है और 4 ऑप्शन में सेकंड, ठीक है, तो मतलब कोई कन्वर्जन नहीं करना है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेने। सॉल्व करोगे ये डेटा तो अपने पास ये log 15 से बन जाएगा, सॉल्व करोगे log 5 होते हैं 0.7 को लगभग तुम ऐसे लिख सकते हैं 2.303, इसको ले जा रहे हैं ऊपर, इसको 1.5 ऐसे लिख लीजिए, और ये है 0.7, तो ये 0.7 को लगभग 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 जा करके, तो 2 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास बनेंगे हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग करके, और देखिए डेसिमल उड़ जाएंगे, और 7 2 जा करके लगभग कैंसिल होगा, 2 का उधर वहाँ पे कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 1.1 समथिंग 10 की पावर 3 बन जाएगा। तो ये आना चाहिए आंसर 62 का आंसर। एक बार देख लेते हैं कि आंसर जो हमारे पास होने चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट जैसे हों, ऐसा ना हो कि मैं फाइनली टिक कर दूं कुछ गलत, तो सी पार्ट आ जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63। फिर से ये क्वेश्चन अपने पास केमिकल काइनेटिक्स के फिजिकल के क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा हर क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए कोशिश करिए जब भी आप टेस्ट देने आए थोड़ा सा सो करके आया करिए, जिससे कि एनर्जी बनी रहे, तो 3 घंटे 20 मिनट आप अच्छे से टाइम लगा के टेस्ट दे पाएंगे। देखिए, कंसिडर द केमिकल रिएक्शन, और हमसे जानना चाहता है करेक्ट स्टेटमेंट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इज 2 टाइम्स ऑफ, तो चलिए अब इन लोगों को रिलेट करना है, तो पहले आप सबका रेट लिख ही लीजिए भाई। तो N2 का डिसअपियरेंस, ठीक है, N2 का डिसअपियरेंस इक्वल्स टू
1/3 टाइम्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू हाफ ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये अमोनिया। पहले ऐसे लिख लेते हैं, जब ऑप्शन ही ऐसे है तो हमें पढ़ने में मदद मिलेगी भाई। अब सुनिए, पहला बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इज 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया, फॉल्स है, हाफ होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज 1.5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 उधर जाएगा जब, तो ये 2/3 1.5 तो नहीं बनेगा, मतलब ये गलत है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस इज 1.5 टाइम्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, 3 उधर जाएगा तो 3/2 1.5 बनेगा, यस। तो 63 का आंसर बन जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 64। देखिए क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन है अपने पास और हमसे जानना चाहता है आर्हेनियस इक्वेशन में क्या चीज़ें सही हैं। तो क्या आर्हेनियस इक्वेशन में P कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है? नहीं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। Z होते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसको हिस्टेरिक फैक्टर बोल रहा है, गलत है। P इंडिकेट्स टोटल कोलिजन, गलत है। ZAB इंडिकेट्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यस। तो जो ZAB होते हैं वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो हमारे पास लास्ट पार्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन में इसको नाम दे सकते हैं। 64 के बाद 65 नंबर। नेक्स्ट फिर हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी गई है, ध्यान से देखा जाए अपने पास क्या है। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट के वाज फाउंड टू फॉलो द इक्वेशन log k इक्वल्स टू 5 - 1000/T, ये है अपने पास। और द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A एंड द एक्टिवेशन एनर्जी EA रिस्पेक्टिवली आर। तो इसको कंपेयर कर लीजिए अपने फॉर्मूले से, जो आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन होती है k इक्वल्स टू A e⁻ EA/RT। आप पहले उधर ln लीजिए, फिर log लिख लीजिए, तो ये बन जाएंगे -EA/2.303 RT और प्लस log ऑफ A। तो log A जो है वो 5 से कंपेयर हो जाएगा, log A इक्वल्स टू 5, तो A की वैल्यू आ जाएगी 10⁵। तो साफ साफ 10⁵ करके हमारे पास A की वैल्यू होनी चाहिए। और फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो सेकंड इनवर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो डेटा है 1000 वाला, वो 1000 को रिलेट कर लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 R, उसको हमें रिलेट करना पड़ेगा 1000 से, तो इक्वल्स टू 1000। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी आपकी, क्योंकि वो कैलोरी में चाहता है तो R की वैल्यू 2 डाल देंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2303 बनेगा, और 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4606। तो ये आंसर आ जाएंगे अपने पास लास्ट पार्ट। जस्ट आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई और R की वैल्यू 2 डाल देना है इधर, ठीक है। 65 के आंसर लास्ट बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66। फॉर रिएक्शन दिस, क्या बोल रहा है अपने से, 2 टाइम्स ऑफ A + B जा रहे हैं प्रोडक्ट में। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B बिकम्स डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 0.3 to 2.4। बोल रहा है जब दोनों को डबल करते हैं, A को भी डबल कर देते हैं और B को भी डबल कर देते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 0.3 से 2.4 हो जाता है। मतलब कितने टाइम्स हो जाता है, ध्यान से देखिए। तो फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल कर लीजिए, अगर दिक्कत है तो ये 3 8 आ जाएगा अपने पास 8 टाइम्स, मतलब x + y शुड बी 3। आगे बोल रहा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली A इज डबल रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डबल्स। जब हम केवल A को डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाता है, मतलब x की वैल्यू 1। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो x 1 मतलब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 और y की वैल्यू 2। होल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 4th, रॉन्ग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B 3, रॉन्ग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B 2, ट्रू। तो बस आंसर बन जाएगा सी पार्ट। अच्छा है, मतलब बहुत पुराने इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में माने जाते हैं ये। तो आंसर आ जाएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 67, ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, यही स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट जानना चाहता है तो सेम आंसर हो गया। और जो स्टेटमेंट है वो आप ध्यान से देखेंगे, इट इज नॉट अफेक्टेड विद द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। यस, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से ऑर्डर का उतना लेना देना है नहीं, ऐसा नहीं कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डर बदल जाएगा। ऑर्डर ऑफ बी ऑप्शन में बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ट्रू है। और लास्ट ऑप्शन में है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन डिफरेंशियल रेट लॉ। तो जो रेट लॉ होते हैं वहां पर जो कंसंट्रेशन के पावर होते हैं उसी को तो ऑर्डर बोलते हैं, करेक्ट बात है ये सब। आगे चलते हैं 67 के बाद 68।
ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन बता दीजिए। मैकेनिज्म लिखा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में लिखी गई मैकेनिज्म के स्टेप को ध्यान से देखते हैं। कौन सा स्टेप स्लो है? फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप स्लो है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप में से H2O2, अब जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 पावर में 1 और I माइनस पावर में 1। अब इसमें देखिए कोई ऐसा है जो इंटरमीडिएट हो और या फिर कोई ऐसा अननोन हो जिसके बारे में हम ना जानते हो। H2O2 जानते हैं, I माइनस जानते हैं, तो बोथ आर नोन टर्म्स, इट मीन्स ऑर्डर इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 क्या पूछ रहा है अपने से, देखिए साफ साफ हमसे चाहता है फिर से सेम तरीके की मैकेनिज्म है, वेरी रैपिड इक्विलिब्रियम, स्लो, वेरी फास्ट, इट मींस सेकंड स्टेप इज स्लो, तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ m कंसंट्रेशन ऑफ z। अब देखिए m और z तो एक रिएक्टेंट है, ठीक है, लेकिन m इज नॉट नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट, इट मींस m इज इंटरमीडिएट। m शुड बी रिप्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, y एंड n, तो पहले वाले से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम इक्विलिब्रियम लिख दिया करो पहले वाले स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को, तो वहाँ से अगर आप लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आ जाएगा m का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई x इंटू वाई। तो m की जगह पर क्या डाल सकते हैं, x का कंसंट्रेशन इंटू वाई का कंसंट्रेशन और इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उस कांस्टेंट के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, m डाल दीजिए वहाँ पर। तो रेट वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर समथिंग कांस्टेंट आ जाएगा नया, m की जगह पर डाल देंगे x, y और z तो पहले से ही है, मतलब जो रेट बनेगा वो आएगा सिंपल रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ x, कंसंट्रेशन ऑफ y, कंसंट्रेशन ऑफ z, मतलब लास्ट पार्ट आंसर बन जाएगा 69 का। सिंपल, बस जो इंटरमीडिएट होते हैं उनको हमें यहाँ से रिप्लेस कर देना होता है। नेक्स्ट 70 नंबर में, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना चाहिए अपने पास। 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू y, तो अगर हम इसको a मान लें, यहाँ से 2x जाएगा तो ये x बनेगा। वो चाहता है ऐसे टाइम पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया है, तो ये टाइम किसको इंडिकेट करेगा, यहाँ पर जो टाइम आएगा, तो बोलेंगे आओ इनको इक्वल कर देते हैं। ऐसा टाइम जहाँ पर ये सेम हो गए हों तो a की वैल्यू बन जाएगी 3x, मतलब जो x होगा वो a बाई 3, तो मतलब a में से कितना गया है 2x, अच्छा तो 2x गया है तो ये 2a बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, a में से जितना ज़्यादा है, a में से जितना जाता है, अगर हाफ चला जाए तो फिर उसका जो टाइम होता है वो हाफ लाइफ बन जाता है। अब a में से 2/3 ऑफ a चला गया, मतलब टाइम इज 2/3, तो 70 का आंसर बन जाएगा हमारे पास लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन में ग्राफ इधर रीड करना था, वहीं से हमारे पास क्वेश्चन बन जाते। ये तो सिंपल है, जस्ट आप देख करके आंसर दे सकते हैं कि हमारे पास हाफ लाइफ जो होता है वो रिश्ते में बनते हैं कंसंट्रेशन की पावर में 1 माइनस ऑर्डर। ठीक, वहाँ नीचे लिखा है उसे ऊपर ले आइए, तो n-1 ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, जो पावर में होते हैं वो 1 माइनस ऑर्डर। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है अपने पास, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहाँ पर लिखा है n-1, वो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस n, 1 माइनस n करके ऑर्डर आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में कहीं लिखे नहीं है तो फिर लोचा है, 1 माइनस n शुड बी द ऑर्डर, n-1 नहीं, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। यहाँ ऑप्शन होने चाहिए अपने पास 1 माइनस n शुड बी द ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 71 के बाद 72 के पास 87.5% कंप्लीट करने का टाइम, 87.5% कंप्लीट करने का टाइम। What is the approximate half life of a substance if 87.5% of any given amount of substance disintegrate in 69 minutes? It follows a zero order kinetics. 87.5% कंप्लीट करने का टाइम का मतलब होता है एक बार हाफ करते हैं तो 50% कंप्लीट होता है, अगली बार हाफ करते हैं तो फिर 75%, और नेक्स्ट टाइम हाफ कर दीजिए तो 87.5% कंप्लीट हो जाता है। जीरो ऑर्डर में पहले अगर t लगेगा टाइम, तो अगली बार जो टाइम लगता है वो t/2, अगली बार जो टाइम लगेगा वो t/4, तो टोटल टाइम अगर आप देखेंगे तो t कॉमन कर लीजिए, ये बन जाएंगे 1.75 टाइम्स इक्वल्स टू, यही टोटल टाइम उसने दे रखा है 69, तो आप चाहें तो t जस्ट आप निकाल लीजिए, 69 डिवाइडेड बाई 1.75 रख करके इसे सॉल्व कर लीजिए। 1.75 आप समझ रहे हैं कि इनको हम अगर डेसिमल हटाएंगे यहाँ 00 बन जाएंगे, 6900 डिवाइडेड बाई 175, सॉल्व करिए इनको और देखिए 72 के आंसर क्या बन जाते हैं। 72 के सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएंगे वो बनेंगे सेकेंड ऑप्शन अपने पास। ठीक है, ध्यान रखिए, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पर मैंने कुछ लोचा कर दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जस्ट इसके पहले वाला इसके पहले
पहले आ जा भाई यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में कोई लोचा नहीं है, हमने बस इनको सॉल्व करने में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ये रही बात। ध्यान से देखें, ये रहा हाफ लाइफ, तो पावर में जाएगा ये a टू दी पावर 1 माइनस n, ऐसे आएगा। तो ऑर्डर क्या होगा, n ही तो ऑर्डर बन जाएगा, 1 माइनस n ऑर्डर नहीं बनता। मतलब जो हाफ लाइफ के पावर में जो कंसंट्रेशन आते हैं, कंसंट्रेशन की पावर आता है 1 माइनस ऑर्डर, 1 माइनस ऑर्डर, मतलब जो यहाँ लिखा होता है वही ऑर्डर होता है, 1 में से जो माइनस होता है, मतलब n ही हमारा क्या है, ऑर्डर। तो इसका आंसर सी पार्ट होना चाहिए और सी ही आपको आंसर दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 में बस अभी जो एक्सप्रेशन बना के दिया वो आपको सॉल्व कर लेना है कि आपके पास टाइम कैसे मिलेगा अपने पास। फिर से एक बार बोल देते हैं, ये परसेंट कंप्लीट करने का टाइम का मतलब होता है कि एक बार हाफ कर लो, एक बार फिर से हाफ कर लो, अब तक 2 बार हाफ करते हैं तो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, एक रोटी लीजिए, एक बार आधा करके खा लीजिए, 50% खत्म हो गया। अब जो आधी रोटी बची उसको फिर से आधा खा लीजिए, तो कितना परसेंट खत्म हो गया, 75%, क्योंकि अब केवल 3/4 खत्म हो गया, 1/4 बचा है। अब एक बार और खा लीजिए हाफ करके, तो इसको बोलते हैं अब खत्म हो गया हमारे पास 87.5%। अब यहाँ पर टाइम t लगेगा, तो जीरो ऑर्डर में अगली बार, क्योंकि रेट कांस्टेंट रहता है, तो फर्स्ट टाइम अगर t लगा है तो अगली बार t/2 लगेगा, अगली बार t/4 लगेगा। इन्हीं सबको ऐड करके 69 के इक्वल कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए यहाँ से t जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 72 में बी ऑप्शन, मतलब 40 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लीटर पर मोल पर मिनट, रेट कांस्टेंट लिखा है, रेट कांस्टेंट इज 10 लीटर पर मोल पर मिनट। ये रेट कांस्टेंट हमें बताता है ऑर्डर, कैसा ऑर्डर है भाई, सेकंड ऑर्डर। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन 0.5। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ -dA/dt, तो -dA/dt तो लिखिए रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में 2, और ये बनेगा 1/3 टाइम्स ऑफ, माइनस तो सामने रहेगा ही, dA/dt। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ k की वैल्यू है 10। ध्यान रखिए उसने जो 4 ऑप्शन लिखे हैं वो सेकंड में, नीचे यहाँ मिनट है तो मिनट को सेकंड बना लेंगे, a का स्क्वायर, a की वैल्यू है हाफ, इसका स्क्वायर, और 3 वो इधर आ ही चुका है, तो बस -dA/dt। इसको सॉल्व कर लीजिए आप फटाफट। देखेंगे ये सॉल्व करके, तो ये 4 बन गए, ये तो 20 बन जाएंगे, 20 और 4 तो ये बन जाएंगे हमारे पास 80, तो 1/8 मतलब 0.125 होना चाहिए -dA/dt। ठीक है, 0.125 ध्यान से देखिए, तो अपने पास ए पार्ट में है, तो ए पार्ट आंसर बन जाएंगे। ठीक है, ए पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देख लीजिए, सॉल्व कैसे किया है एक बार, और कोई दिक्कत है तो फिर एक बार फिर से बोल सकते हैं। ध्यान रखें क्यों यहाँ पर 60 क्यों लिखा, 10/60, क्योंकि वहाँ पर जो यूनिट था वो था मिनट में, और उसको सेकंड में बदलना था, क्योंकि 4 ऑप्शन सेकंड में है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। अभी थोड़ी देर पहले टाइम का रिश्ता आपको बताया था कि ये टाइम हमें कैसे रिलेट करके रखना चाहिए। हमारे पास टाइम 99% कंप्लीट करने का टाइम दिया है, कितना, 32 मिनट। ध्यान रखिए 99% कंप्लीट करने का टाइम फर्स्ट ऑर्डर में जो होता है 2 9 है ना, मतलब ये 20/3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, तो ये हमें दिया गया है 32 × 3/20, ये हो जाएगा हाफ लाइफ। आप फटाफट हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। अब पूछा है 99.9% कंप्लीट करने का टाइम, तो फर्स्ट ऑर्डर में ऐसे डेटा बहुत मिलते हैं, तो आप वहाँ से रिलेट करिए। ये क्या होगा, 30/3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ आपने निकाल लिया है, तो बस आप यहाँ डाल दीजिए। अभी देखा ना 30/3 × हाफ लाइफ हमने निकाल ही रखा है, तो ये बन जाएंगे 3 कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए, ये बन जाएगा अपने पास 16, और 16 3 × 48, तो बस आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, टाइम वाले रिलेशन अगर आपको ध्यान रहे तो फटाफट कर सकते हैं। 75 ये तो कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप बस ध्यान रखिए। जीरो ऑर्डर है तो इसको कहाँ से मैच कराएंगे, इसकी यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। ये सेकंड ऑर्डर है तो ये तो यही बन जाएगा अपने पास। ये 3/2 ऑर्डर का है तो ये इसका 4 से मैचिंग हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका यहाँ से, तो 1 2 4 3 होना चाहिए। 1 2 4 3 शुड बी द फाइनल आंसर। आंसर बन जाएगा लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, जस्ट आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट से मैच कराना था। 75 के बाद 76। आइए, फोम इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, तो आपको यहाँ पर आंसर्स याद होने चाहिए क्योंकि ये सब सरफेस केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा है, याद रहना चाहिए। तो गैसियस पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में डिस्पर्ज होते हैं, उसी को फोम बोलते हैं। बी पार्ट आंसर बन जाएगा।
When dilute aqueous solution of silver nitrate is added to Ki, then positively charged excess Ki बोला है उन्होंने। अगर Ki एक्सेस में है इसका मतलब है कि जब हम Ki तो लिमिटेड है, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में है तो AgI का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बाद में Ag बच जाएगा। तो ऐसे सॉल को जहां पर पहले तो ये बन गया, इसी के लिए वो बोल रहा है पॉजिटिव सॉल, क्योंकि लास्ट में पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। AgI प्रेसिपिटेट जो अब AgI का कॉमन पार्ट है उसको AgI खींचेगा अपनी तरफ, तो AgI और Ag प्लस, तो किसकी वजह से ये बना है? ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ Ag प्लस दिस सोल्यूशन इज, जो हमारे पास सॉल्व बना है वो हमारे पास पॉजिटिव सॉल्व बन करके आया है। किसके एड्जॉर्प्शन की वजह से? Ag प्लस के एड्जॉर्प्शन की वजह से। ठीक है, तो आंसर बनेगा बी पार्ट। इसके आंसर ए दिए गए थे तुम्हारी सीट में, लेकिन बाद में करेक्शन से बी पार्ट कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है विच इलेक्ट्रोलाइट इज लीस्ट इफेक्टिव फॉर द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। अगर पॉजिटिव सॉल्ट है तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी देखते हैं, जिसकी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और जिसके नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी वो कम इफेक्टिव होगा। जैसे सल्फेट इधर -4 है, इधर -2 है, तो ये सब ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन Br के ऊपर एक ही माइनस चार्ज है तो वो लीस्ट इफेक्टिव होगा। तो जो 78 है उसका आंसर फर्स्ट बन जाएगा। कैटलिस्ट यूज इन लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस में जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं वहां पर कैटलिस्ट यूज करते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है, NCERT की टेबल। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट्स आर, लायोफिलिक नहीं बोला है, लायोफोबिक। जो लायोफिलिक होते हैं वो तो मतलब जो लायोफिलिक होते हैं वो तो रिवर्सिबल होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं वो इररिवर्सिबल कोलाइडल सॉल्ट होते हैं, इररिवर्सिबल। तो इसका आंसर बन जाएगा बी पार्ट। 81 लोअरिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ फिजिस ऑप्शन। हाँ, अगर टेम्परेचर घटाओगे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो सरफेस पे वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे, तो ये बात सही है। और दूसरा एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये बात गलत है। टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन इंक्रीज कैसे हो सकता है? जो चीज़ें एड्जॉर्ब होंगी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो भी गैस बन के उड़ जाएंगे। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो सी पार्ट आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 Which of the following reaction leads to the formation of a substance in colloidal state? तो नाइट्रिक एसिड की H2S, ध्यान रखिए सल्फर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकता है। अगर ये सल्फर बना तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकता है, तो पहली रिएक्शन दे सकती, और ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने वाली रिएक्शंस नहीं है। कोगुलेशन वैल्यूज दी गई हैं। अब ध्यान रखिए जिसकी कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम, इसका मतलब उसकी कोगुलेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी किसी को कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट मतलब प्रेसिपिटेट बना देता है, बेकार कर देता है कोलाइडल सॉल्यूशन को। जिसकी वैल्यू बहुत कम, जिसका रैंक बहुत कम, वो लड़का बहुत अच्छा। ऐसे जिसकी कोगुलेशन वैल्यू बहुत कम, वो बहुत अच्छा कोगुलेटिंग पावर रखता है। तो फिर सबसे ज़्यादा रखेगा 3, फिर 2, फिर 1, 3 to 1 मतलब सी पार्ट आंसर बन जाएंगे। एड्जॉर्प्शन, ये कर्व पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमसे बोल रहा है कि जो कर्व है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब x/m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और यहाँ जो NCERT के हिसाब से पावर आता है वो 1/n, तो 1/n इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा अपने पास, तो n शुड बी इन्फिनिटी, मतलब ए पार्ट आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये, बस हमें ध्यान रखनी चाहिए ये सरफेस केमिस्ट्री के। नेक्स्ट 85 नंबर, यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे मैं चाहता था इसको सेक्शन बी में दिया जाए, लेकिन आप लोगों के साथ सेक्शन ए में चला गया था। सुनिए क्या करते हैं, 10 मिलीग्राम स्टार्च प्रोटेक्टेड, जो स्टार्च हैं वो लायोफिलिक सॉल्ट हैं, तो लायोफिलिक जो होते हैं वो लायोफोबिक वाले सॉल्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि लायोफोबिक थोड़े अनस्टेबल नेचर के होते हैं। 5 ml जो गोल्ड सॉल्ट है उसी को प्रोटेक्ट कर रहा है किससे? 1 ml 2% NaCl से। अच्छा, जो गोल्ड नंबर होता है उसका डेफिनेशन ये है कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट कर लीजिए किससे? 1 ml 10% NaCl से। अब इसके लिए दिया है कि कितना मिलीग्राम लगा है स्टार्च? 10 मिलीग्राम। अब ध्यान से सुनिए, गोल्ड नंबर उसने पूछा है। फाइनली गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं इन मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन? तो मिलीग्राम तो 10 यूज किया, तो क्या गोल्ड नंबर 10 हो जाएगा? नहीं, डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अनस्टेबल सॉल्ट। कितना? 5 ml नहीं, डेफिनेशन होता है 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे? 1 ml 10% NaCl के सॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जितना मिलीग्राम डालते हैं उसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर, इसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना डाला है? 10 मिलीग्राम डाला है, 10 मिलीग्राम।
अब हम बोलेंगे देखो 2% को प्रोटेक्ट करने के लिए 10, तो फिर अगर 10% होता तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना डालता, 2% के लिए 10 डाला है, तो फिर अगर हम इसका 5 टाइम्स कर दें तो फिर 10% हो जाएगा, तो उसका 5 टाइम्स लगेगा। तो बोलेंगे 10% को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर कितना डाला होगा, 10 × 5। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, लेकिन अगर हम 10 × 5 करेंगे तो 10% से प्रोटेक्शन तो होगा, लेकिन कितने ml का, 5 ml का। हमें कितने ml का प्रोटेक्शन करना होता है, 10, तो 5 ml के प्रोटेक्शन के लिए 50 लगेगा, तो 10 ml के प्रोटेक्शन के लिए इसका डबल, इसलिए फाइनली आंसर बन जाएगा 100। कैसे करोगे, हमेशा जो क्वेश्चन दिया हो वो डेटा शीट बना लिया करो। ठीक है, अब जो हमारा गोल्ड नंबर की डेफिनेशन है उससे मैच कराया करो कि 2% के लिए इतना तो 10% के लिए कितना, 5 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए इतना तो 10 ml के लिए कितना, और वहीं से आप निकाल लीजिए आंसर। तो बस आ गया अपने पास 100। अमाउंट ऑफ जो मिलीग्राम में हमने डाला है प्रोटेक्शन के लिए, बस वही आंसर हो जाता है, तो आंसर बन जाता है उसका लास्ट। KClO3 को ये सिंपल होते हैं, जो MnO2 है उनका काम क्या होता है, एक्ट एज कैटलिस्ट, तो लास्ट पार्ट आंसर बन जाएगा। 1 मोल ऑफ AgI कैन बी कोगुलेटेड बाई, तो किससे कोगुलेशन करा सकते हैं इसका, मतलब कहाँ पर ये बर्बाद हो सकता है। तो जब तुम लेड नाइट्रेट डालोगे 1 मोल, तो भैया जो AgI है, अगर I- को कोई लेकर भाग गया, I- को कोई लेकर भाग गया, अब तुम 1 मोल Ag प्लस लेड डालोगे तो लेड आयन I- को लेकर भाग जाएंगे, तो PbI2 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, केवल AgI बचेगा। तो कोगुलेशन 1 मोल से कराया जा सकता है, लेकिन अगर 1/2 लेकर जाओगे हाफ, और 2/3 लेकर जाओगे लेड नाइट्रेट, तो फिर यहाँ पर हमारे पास देखना पड़ेगा कि लेड यूज़ कर पाएगा। हमें तो लेड एक्सेस में चाहिए होते हैं, यहाँ पर 1 लेड जाएगा तो 2 I को खा जाएगा, 2 I को खाने के लिए 1 लेड चाहिए। ठीक, मतलब 1 I को खाने के लिए कितना लेड चाहिए, हाफ। ध्यान से देखें, ये भी आंसर हमें देना नहीं चाहिए, केवल हमसे कोगुलेशन कराने की बात कर रहा है। तो अगर हम 2 I को हमारे पास 1 मोल ही है ये, तो 1 मोल है तो मतलब I-1 है, 1 I के लिए हाफ लेड लगेगा। हाफ लेड कहाँ से मिलेगा, बी ऑप्शन में। तो 87 का आंसर ऐसे तो बी ऑप्शन देना चाहिए। देखते हैं दिया क्या गया है आपके पास। जी हाँ, बिल्कुल बी ऑप्शन देना चाहिए बस। आखिर बस ये I- को हटा लो तो बस कोगुलेशन हो जाएगा। 2 I के लिए 1 लेड लगेगा, तो 1 I के लिए हाफ लेड कहाँ से मिलेगा, बी ऑप्शन में। क्या यहाँ कोगुलेशन नहीं होगा, यहाँ पर भी कोगुलेशन हो जाएगा। अच्छे से बोले तो A और B दोनों आंसर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि A और B दोनों हैं तो एग्जैक्ट कोगुलेशन कौन करके देगा, ये वो बहुत ज़्यादा डाल दिया, उससे हो सकता है नया सॉल्ट ना बन जाए, क्योंकि PbI2 खुद प्रेसिपिटेट है और I- बचेगा, या Ag प्लस बच जाएगा, नाइट्रेट बच जाएंगे। लेकिन अभी तो बस बोलेंगे हाफ, जब तुम डालोगे लेड तो लेड I को लेकर जाके प्रेसिपिटेट बना लेगा और बन जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट आंसर देना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा और डाल दिया है, हमें तो केवल हाफ चाहिए था। नेक्स्ट 88 नंबर में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल्यूशन पेप्टाइजेशन बोलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, ऊपर टेम्परेचर कम होता है, नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो बोल रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो T4 सबसे ज़्यादा होना चाहिए, T4 शुड बी द हाईएस्ट टेम्परेचर, देन T3, देन T2, देन T1, और पता होना चाहिए लोवेस्ट टेम्परेचर 500, हाईएस्ट टेम्परेचर 2200 केल्विन ब्लास्ट फर्नेस का। ये मॉन्ड्स प्रोसेस होते हैं जो वेपर फेज रिफाइनिंग के प्रोसेस हैं, तो ए पार्ट आंसर बन जाएगा। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और एनाइक से मिलकर के बने होते हैं, बी पार्ट ध्यान रखिए। जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम आर ऑब्टेन्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर एट वेरी हाई प्योरिटी बाई, ये सब जॉन रिफाइनिंग के प्रोसेस होते हैं, ए पार्ट आंसर। यहाँ पर लीचिंग मेथड होता है सिल्वर और गोल्ड के लिए, सी ऑप्शन आप आंसर दे सकते हैं। डिप्रेजेंट यूज इन केस ऑफ ZNS एंड PBS, अगर PBS में ZNS हो तो जो डिप्रेजेंट डालते हैं वो NaCN NCRT की लाइन ध्यान रखिए। जो सबसे नीचे मिलते हैं उसको बोलते हैं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उन्होंने बोला 873 केल्विन। 873 केल्विन पे आप देखिए सबसे नीचे कौन मिलेगा, सबसे नीचे जो सबसे नीचे मिलेगा 873 केल्विन बोला है उन्होंने, डिग्री सेल्सियस नहीं, तो उसमें से 273 पहले तो माइनस कर दीजिए, तो वो बनेगा हमारे पास 600 ना, हाँ 600 यहाँ कहीं आएगा। तो जो सबसे नीचे लाइन है वो किसकी, CO की, तो CO विल बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, केल्विन बोला है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदल के तब फिर देखना पड़ेगा। 95 के बाद 96, रोल ऑफ क्रायोलाइट टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, यस। द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर्ड कैल्सिनेशन उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता जो पहले से ही ऑक्साइड हों, तो इनके लिए रोस्टिंग भी रिक्वायर्ड नहीं होता, तो ए पार्ट आंसर हो जाएगा, नाइदर कैल्सिनेशन नॉर रोस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ऑप्शन। कॉपर पायराइड CuFeS2,
स्लैग ऑब्टेन्ड इन मेटलर्जी ऑफ आयरन, आयरन की मेटलर्जी में कैल्शियम के सिलिकेट मिलते हैं और कॉपर की मेटलर्जी में आयरन एज ए स्लैग निकल जाता है। तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा 99 का। फाइनल क्वेश्चन, ऐसे तो आपको ये प्रोसेस याद रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर है तो हम कर लेते हैं कि सबका डेल्टा जी नॉट दिया है। क्या पूछ रहा है? देन करेक्ट स्टेटमेंट इज रिडक्शन ऑफ Al2O3 इज पॉसिबल। ये आप याद रखिए प्रोसेस एल्यूमिनियम, इसमें एक्चुअली में डेल्टा जी नॉट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपसे वो चाहता है कि एल्यूमिनियम किसको किसको रिड्यूस कर सकता है, आपको पता है क्या? वो एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, एल्यूमिनियम क्रोमियम को रिड्यूस कर सकते हैं, एल्यूमिनियम आयरन को रिड्यूस कर सकते हैं, एल्यूमिनियम एक्चुअली में सबको रिड्यूस कर सकते हैं, एल्यूमिनियम मैग्नीज को रिड्यूस कर सकते हैं, इन सब को रिड्यूस कर सकते हैं। ये बड़े प्यारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इन सबको रिड्यूस भी करते हैं और काफ़ी हीट भी लिबरेट करते हैं। एल्यूमिनियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं अगर एस ब्लॉक के मेटल को छोड़ दें तो रिडक्शन ऑफ Al2O3 इज पॉसिबल विथ क्रोमियम, नहीं, उसको कोई नहीं रिड्यूस कर सकता। रिडक्शन ऑफ Cr2O3 इज पॉसिबल विथ एल्यूमिनियम, यस, एल्यूमिनियम सबको रिड्यूस कर सकते हैं, बी पार्ट आंसर बन जाएगा। और डेटा शीट का इतना यूज़ नहीं है, चाहो तो यूज़ करना तो फिर तुम्हें रिएक्शन लिख करके डेल्टा जी नॉट निकालना पड़ेगा, डेल्टा जी नॉट माइनस आया तो पॉसिबल है, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास सारे क्वेश्चन के हम लोगों ने देख लिए सोल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाउट होते हैं तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हो, और कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या चाहते हैं और लोकस एकेडमी की तरफ से। और नए बैच के सेशंस जो हैं जनवरी 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे 9th और 11th क्लास में नया एडमिशन लोकस एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 5 जनवरी से आ सकते हैं, इधर ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चली रही है, जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 24 फरवरी से फॉर नीट 2023 जो आने वाला है 7 मई का जिसका एग्ज़ाम है, वो अब अगर आप फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोकस के बच्चे हैं उसके लिए फीस शायद 2500 समथिंग है, और जो नॉन लोकस हैं उनके लिए 3000 फीस है। तो बहुत कम अमाउंट में आपको मिल जाएगा फुल टेस्ट सीरीज देने के लिए। नीट के लिए सफिशिएंट अमाउंट में बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सीट मिलेगा घर के लिए, अगर आप करें तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए NTS के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।